So there are two types of options. One is the call option, who gives the right to the buyer but not the obligation. And second one is the put option, which gives the buyer right but not the obligation to sell. तो बेसिकली कॉल एंड पुट का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है. जैसे कि हम फ्यूचर्स मार्केट में अगर हमको तेजी करनी होती है तो हम फ्यूचर बाय करते हैं, और मंदी करनी होती है या हमको लगता है कि मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो नीचे आएंगे तो हम फ्यूचर्स को बेच के चलते हैं. बट कॉल बट ऑप्शंस में आपको दोनों जगह आप बाय करके भी अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो. जैसे अगर आपको तेजी की पोजीशन क्रिएट करना हो तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, और अगर आपको मंदी की पोजीशंस क्रिएट करना हो तो आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो. सो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ऑप्शंस में, जैसे कि एक्सरसाइज, प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस, राइटर एंड होल्डर्स. तो इनकी क्या है डेफिनेशन हम देखेंगे कि एक्सरसाइज दिस अकर्स when the owner of an option invokes the right embedded in the options contract, उसको हम exercise कहते हैं. और in layman terms में हम उसको it means that the option owner buy or sell the underlying at the strike price and requires the option seller to take the other side of the trade. इसी तरह प्रीमियम, ये जो टर्मिनोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है. प्रीमियम जिसको हम कहते हैं, बेसिकली प्रीमियम एक टोटल कॉस्ट होती है जिसके जिसके जो आप ऑप्शन में पोजीशन इनिशिएट करते हो, उसको इनिशिएट करने के लिए जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, इस टोटल कॉस्ट को प्रीमियम कहा जाता है. तो ऑप्शन होल्डर जो होता है, बेसिकली ऑप्शन होल्डर यानी ऑप्शन को बाय करने वाला. तो ऑप्शन होल्डर ये प्रीमियम पे करता है, और जो इसको बेचता है, जिसको हम राइटर भी कहते हैं, सेलर भी कहते हैं, उसको बेचता है, उसको ये इसका प्रीमियम मिल जाता है. मतलब वो प्रीमियम जो होल्डर देता है वो राइटर को मिलता है. इसीलिए होल्डर के पास राइट आ जाता है क्योंकि उसने प्रीमियम पे किया है, बट सेलर के पास राइट नहीं होता क्योंकि उसने प्रीमियम एक्सेप्ट किया है. तो एक्सरसाइज द ऑप्शन. और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट होता है, जो फ्यूचर्स मार्केट में नहीं होता, वो होता है स्ट्राइक प्राइस. स्ट्राइक प्राइस मतलब जैसे बेसिकली ये जो प्राइस है वो एक एग्रीड प्राइस होती है बिटवीन द बायर एंड द सेलर कि किस पर्टिकुलर प्राइस पे ये ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाना चाहिए. और ये प्री डिफाइंड एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सभी स्ट्राइक प्राइस अलग अलग ऑप्शंस की वहां पे डिफाइन की होती है कि कितना उसके अंदर गैप रहेगा, इंटरवल्स रहेगी, और अकॉर्डिंगली बायर और सेलर कैन डिसाइड. देन जो स्ट्राइक प्राइस होती है, बेसिकली उसमें 3 टाइप के और इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं आईटीएम, ओटीएम, एटीएम एंड ओटीएम. तो बेसिकली आईटीएम मीन्स इन द मनी, एटीएम मतलब एट द मनी, और ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी. इन टर्म्स को हम आने वाले स्लाइड्स में और कवर करेंगे. तो राइटर, जैसे कि ऊपर भी मैंने एक्सप्लेन किया, द इन्वेस्टर हु सेल्स द ऑप्शन एंड हु कलेक्ट द प्रीमियम फ्रॉम द प्रीमियम पेमेंट फ्रॉम द बायर, हम उसको राइटर या फिर सेलर भी कहते हैं. तो राइटर आर ऑब्लिगेटेड टू बाय और सेल if the holder chooses to exercise the option. और होल्डर कौन होता है? एन इन्वेस्टर हु परचेसेस, होल्डर इट मींस बायर. An investor who purchases an option and who makes a premium payment to the writer and who also have the right to exercise. So here we are going to see कि ऑप्शन वैल्यू, जिसको हम प्रीमियम भी कहते हैं, वो कैसे डिराइव होता है. तो बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, ये दोनों को मिलाकर जो फाइनल वैल्यू आती है उसको हम ऑप्शन वैल्यू या फिर प्रीमियम वैल्यू भी कहते हैं. नाउ व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? सो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि आईटीएम यानी कि इन द मनी,
कौन कॉल का जो स्ट्राइक प्राइस है और फ्यूचर का जो डिफरेंस है उसमें कितना डिफरेंस है इन द मनी में, उसको उसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। और जो टाइम वैल्यू होती है कि जो टाइम एक्सरसाइज करने के लिए या एक्सपायरी के लिए उस ऑप्शन के होता है, उस टाइम वैल्यू का एक कॉस्टिंग होता है। उस कॉस्टिंग के हिसाब से उसका एक वैल्यू डिराइव होता है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम जब जोड़ते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू मिलकर उसका ऑप्शन वैल्यू बनता है, यानी कि प्रीमियम बनता है, जो कि होल्डर पे करता है राइटर को। जैसे कि इंट्रिंसिक वैल्यू को और टाइम वैल्यू को हम थोड़ा सा समझे कि बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू अगर कॉल के केस में हो तो अंडरलाइंग प्राइस जो रहेगा उससे आपको स्ट्राइक प्राइस माइनस करना पड़ेगी, और अगर पुट के केस में रहेगा तो स्ट्राइक प्राइस से आपको अंडरलाइंग प्राइस माइनस करना पड़ेगी। उसी तरह टाइम वैल्यू जो होता है वो एक्चुअली प्रीमियम जितना होता है उससे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस कर देना होता है या कट करना होता है, तो जो रिमेनिंग बचता है वो टाइम वैल्यू होता है। नाउ जो हमने बात की थी तीन टर्मिनोलॉजी की, जिसको हम आईटीएम, ओटीएम और एटीएम कहते हैं, तो उसके अंदर ऑप्शन का मनीनेस कैसे होता है। तो एटीएम मतलब जैसे मैंने बताया एट द मनी ऑप्शन। तो ये एट द मनी ऑप्शन ये होता है कि जिसका स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस जो रहता है अंडरलाइन का वो सेम होता है, उसको हम एट द मनी कहते हैं, जो कि डिफाइन भी करता है बाय वर्ड। इसके अलावा जो इन द मनी ऑप्शन होता है, तो इन द मनी ऑप्शन में बेसिकली एट द मनी जो होता है वो कॉल और पुट के लिए सेम ही रहेगा, बिकॉज उसका अंडरलाइन का प्राइस इज इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइस। और इन द मनी ऑप्शन जो होता है वो कॉल के लिए जो होता है स्पेसिफिकली, वो कॉल और पुट के लिए दोनों के लिए अलग अलग रहेगा। तो फॉर कॉल ऑप्शन इट मीन्स दैट द मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटी इज अबव द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन। ठीक है। And for put option, it means that the price of the underlying security is below the strike price of the option. So in the money हम उसको कहेंगे जिसमें कॉल अपने जो अंडरलाइंग प्राइस से ऊपर हो, और पुट जिसमें उसके अंडरलाइंग प्राइस से वो नीचे हो। आउट ऑफ द मनी सिमिलरली, जैसे इन द मनी का कॉल में अपने अंडरलाइंग प्राइस से ऊपर होगा और पुट में नीचे होगा, उसी तरह आउट ऑफ द मनी में उसका अपोजिट हो जाएगा फॉर कॉल ऑप्शन, कि मार्केट प्राइस अंडरलाइंग सिक्योरिटी के नीचे रहेगा और पुट ऑप्शन के लिए अंडरलाइंग सिक्योरिटी के ऊपर रहेगा, उसको हम आउट ऑफ द मनी कहेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये तो हमने अभी कुछ बेसिक्स समझ लिया ऑप्शंस के बारे में। अब हम समझते हैं ऑप्शन इन गुड्स के बारे में। तो बेसिकली ऑप्शन इन गुड्स इज व्हाट। सो ऑप्शंस तो हमने देखा, लेकिन ऑप्शन इन गुड्स के मतलब ये होता है कि जो ऑप्शंस है वो उसका कन्वर्जन, जो फाइनल कन्वर्जन रहेगा वो गुड्स में होगा, यानी कि डिलीवरी में होगा, उसको हम ऑप्शंस इन गुड्स कहते हैं। तो ऑप्शन इन गुड्स का अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो अगर कोई फार्मर है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो उसको अगर पता है कि मुझे कौन सी क्रॉप में डाल रहा हूँ इन द मंथ ऑफ जुलाई, बट वो उसको ये नहीं पता होता कि अक्टूबर में जब उसका क्रॉप रेडी हो जाएगा तब उसका क्या प्राइस रहेगा। तो जैसे फ्यूचर्स मार्केट पे वो अक्टूबर के प्राइस देख सकता है, और अगर वो प्लांटेशन और अपनी हार्वेस्टिंग की जो उसका क्रॉप के लिए वो करना चाहता है, वो उस हिसाब से अगर करे तो उसको बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि अगर आप देखो, प्लांटेशन और हार्वेस्टिंग कॉस्ट अगर उसकी 1100 रुपये पर क्विंटल है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो फाइनल, अगर एग्जांपल लेते हैं हम मक्का का, तो अगर हम देखें कि आज की डेट में अगर जुलाई के रेट जो चल रहे हैं, वो चल रहे हैं से सपोज 1200,
बट अक्टूबर आज की डेट में उसको उस प्राइस से कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज उसके हाथ में क्रॉप नहीं है। उसकी क्रॉप उसके हाथ में आएगी अक्टूबर में, ठीक है। तो अक्टूबर में जब उसकी क्रॉप उसके हाथ में आएगी तब उसका प्राइस क्या रहेगा, तो फ्यूचर्स के चलते वो अपनी क्रॉप का एक स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करके अकॉर्डिंगली वो उसमें पोजीशन पुट में क्रिएट करके अपनी पोजीशंस का बेनिफिट ले सकता है। तो जैसे आप देख सकते हो, फार्मर कैन एंटर इनटू फार्मिंग, सेल द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, बट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सेल करने में उनको मार्जिन लगती है, डाउन साइड इंश्योर्ड होता है, बट अपसाइड पोटेंशियल, डाउन साइड में उनको इंश्योर्ड होता है, लेकिन अपसाइड का जो पोटेंशियल है वो कैप नहीं कर पाते। बट पुट ऑप्शन में इसका बेनिफिट वो ले सकते हैं। जैसे पुट ऑप्शन में अगर फार्मर अपनी पोजीशन लेता है, तो अगर वो पुट बाय करते हैं, तो अगर जुलाई का अगर उन्होंने पुट बाय किया अक्टूबर एक्सपायरी का 1750 रुपए में, उनके पास राइट होता है उसको एक्सरसाइज करने का, और ऑब्लिगेशन भी नहीं होती कि वो उनका क्रॉप उस भाव में बेच दे। तो वो जो प्रीमियम वो देते हैं, अकॉर्डिंगली वो प्रीमियम एज एन इंश्योरेंस उनके लिए काम करता है। सो देर इज अ चॉइस कि यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट को डिलीवर करे या ना करे फार्मर के पास। इसके बाद उसका जो सेकंड सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, उसका जो डाउन साइड रिस्क होता है वो प्रोटेक्टेड होता है, कि अगर भाव गिर गए फसल आने के बाद तो उसको नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ साथ उसका अपसाइड जो होता है वो प्राइस ओपन रहता है अनलिमिटेड, जब तक जहां तक भी माल, जहां तक भी प्राइसेस मूव करे वो उसका बेनिफिट ले सकता है। उसी तरह हम देखेंगे कि बाय कॉल ऑप्शन। तो जैसे हमने देखा कि एक फार्मर को जैसे पुट ऑप्शन खरीद कर वो अपने जो प्राइस रिस्क है उसको मैनेज कर सकता है और उसका रिस्क को मिटिगेट कर सकता है, उसी तरह अगर कोई मिलर है या प्रोसेसर है, वो कॉल को बाय करके अपने प्राइजेस को जो है तो प्राइस रिस्क को जो है तो मिटिगेट कर सकता है। सिमिलर फैशन में वो भी अपना कॉल बाय करेगा और उसके बाद में उसके पास राइट रहेगा, बट उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा कि वो ले ले। तो यहाँ पे सिमिलरली उसके पास चॉइस है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट उसको करना है या उसको ऑब्लिगेशन में जाना है या नहीं जाना है। इसी के साथ साथ उसकी डाउन साइड भी लिमिटेड हो जाती है और अपसाइड भी प्रोटेक्टेड, डाउन साइड अनलिमिटेड हो जाती है जिसमें उसको बेनिफिट होता है, और अपसाइड प्रोटेक्टेड हो जाती है कॉल के थ्रू। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है ऑप्शन प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहला होता है फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस, दूसरा होता है स्ट्राइक प्राइस, तीसरा वोलेटिलिटी, उसके बाद में टाइम टू एक्सपायरी कितना है, और इंटरेस्ट रेट के प्राइसेस क्या है। क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेसिकली अगर ऑप्शन इन गुड्स के बेनिफिट्स की हम बात करें, तो आप देख सकते हो कि इंडियन कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट, जो कि विटनेस्ड बोथ यूरोपियन एज वेल एज अमेरिकन ऑप्शंस, तो इसके अंदर आपको दोनों के बेनिफिट मिल जाते हैं। दूसरी चीज, इट विल प्ले अ मेजर रोल in stimulating agriculture market and enable farmer friendly options products. Third one is, this is the progressive step towards the integration of spot market and derivatives market. Because earlier हमारे पास option in future था which get devolves into the future, बट डिलीवरी में उसका कन्वर्जन नहीं होता था। बट ऑप्शन इन गुड का जो कन्वर्जन है वो डायरेक्ट डिलीवरीज में होता है, जो कि सेटल होती है अपने स्पॉट प्राइसेस पे कमोडिटीज के। उसके अलावा जो रिड्यूस करता है रिस्क हेजेस के, और इसके साथ साथ जो है तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है एक्सचेंजेस को कि अलग अलग प्रोडक्ट को जो है तो ये एक्सचेंजेस लॉन्च कर सके और अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ओवरऑल मार्केट में एफिशिएंट बना सके।
इसके अलावा ऑप्शन इन गुड्स में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, जिसमें से बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है नेटिंग बेनिफिट। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी का कॉल लॉन्ग है और अगर वो फ्यूचर शॉर्ट रखता है तो उसका पोजीशन नेट हो जाता है, जिसमें उसके पास कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता एट द एक्सपायरी। उसी तरह अगर शॉर्ट कॉल है तो वो फ्यूचर लॉन्ग करके अपनी पोजीशन नेट कर सकता है। उसी तरह लॉन्ग पुट और लॉन्ग फ्यूचर की पोजीशन नेट हो जाती है और शॉर्ट पुट और शॉर्ट फ्यूचर की पोजीशन भी नेट हो जाती है। ऑप्शन इन गुड्स बेसिकली एनसीडीएक्स ने इनिशियली 3 कमोडिटी के साथ लॉन्च किया था 27 जुलाई को, जिसमें मेज, आरएमसीड और वीट है। इसके अलावा गोइंग फर्दर हमने 4 और कमोडिटीज ऐड किए, जिसमें चना, ग्वारगम, ग्वारसीड और सोयाबीन है, जो कि 3 सितंबर को एनसीडीएक्स ने लॉन्च किया। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टर गाइडलाइंस है जो इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है जानना समझना। हम उनको गो थ्रू करेंगे, जो कि जैसे आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो सेबी और एक्सचेंज सर्कुलर जो अवेलेबल होते हैं एक्सचेंज की वेबसाइट पे, उन्हें आप ध्यान से पढ़िए और उसको अच्छे से समझिए। और जो रजिस्टर्ड मेंबर है, रजिस्टर्ड एक्सचेंज के मेंबर हैं, उन्हीं के थ्रू अपने ट्रेड कीजिए। आप अपने ट्रेड या पोजीशन या निवेश करने से पहले अपना मैंडेटेड जो केवाईसी है वो पूरा करके अपना एक जो यूनिक क्लाइंट कोड मिलता है वो आप ले और उसी के थ्रू आप अपना निवेश करें। और हमेशा जितनी भी आपके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स हैं, ऑब्लिगेशन एंड रिस्क डिस्क्लोजर, उसको अच्छे से पढ़कर समझकर निवेश करें। सबसे इम्पोर्टेंट, आपके जितने भी बिल और कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आपको मिलते हैं वो आप इंसिस्ट करें उसके लिए, आप उसको लें और इंश्योर करें कि सभी कंटेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में अवेलेबल है, जैसे कि रिलेवेंट, जैसे कि मेंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर ट्रेड नंबर, ट्रेड क्वांटिटी, ट्रेड रेट और आर्बिट्रेशन क्लॉज। तो इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा निवेश करते समय ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जो ट्रेड के आपका जेन्युइननेस है वो आप क्रॉस चेक करते रहे एक्सचेंज की वेबसाइट से। इसी के साथ अपना जो M2M यानी कि मार्क टू मार्केट मार्जिन होता है उसका पेमेंट आप वक्त पे किया करें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिस्क है, इसमें आप उस रिस्क को समझकर ही काम करें। हमेशा अपने जो स्टेटमेंट है उसको रिकंसाइल करें और उसको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो कि दिया गया है वो उसमें आप अपने संभाल के रखिए। इसी के साथ अगर आपको कोई चेक देना है या डिमांड ड्राफ्ट देना है तो वो जिस नाम से आपने अकाउंट ओपन किया है, जिस मेंबर के पास, उन्हीं के नाम के रजिस्टर्ड नाम से दे और जिस पे सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर जिसके पास हो उसी नाम पे। और इसी के साथ साथ पीरियोडिकल स्टेटमेंट आप अपने लेते रहे अपने ब्रोकर से और उसको जो है तो क्रॉस चेक करते रहे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज नाउ परमिटेड, लेकिन पहले ये परमिटेड नहीं थी। फंडिंग जो अनऑथराइज इंटरमीडियरीज होती है वो कवर्ड नहीं होती है सेटलमेंट गारंटी मैकेनिज्म में एक्सचेंज के। तो उसके लिए आपको बहुत सजगता से अपना निवेश करना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, जिसमें कि इलीगल अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएट से आप अपना ट्रेड ना करें। इसके अलावा ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन ना करें। इसके अलावा किसी भी एडवर्टाइजमेंट, रूमर्स, हॉट टिप्स के बहकावे में ना आए और अपना निवेश सोच समझ के करें। अपना जो निवेश है वो अपना रिस्क डिस्क्लोजर पढ़ने के बाद में या समझने से पहले शुरू ना करें और अनसाइंड डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट एक्सेप्ट ना करें। अपने
आपकी जो निवेश की सीमा है, उसी सीमा में आप अपना निवेश करें, उसके बियॉन्ड जाकर आप अपना निवेश ना करें। और किसी भी एडवर्टाइजर, एनालिस्ट या एक्सपर्ट के बहकावे में आके आप अपने निवेश के डिसीजन ना लें। उनसे आप राय जरूर ले सकते हैं, बट अपना निवेश करते समय आप अपना खुद का रिसर्च करके और खुद सब चीज़ों को समझ के ही अपनी पोजीशंस क्रिएट करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके कोई भी सवाल हो तो आप अपने सवाल अपने Q&A ऑप्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो हमारे पास एक सवाल है, इज ऑप्शंस अवेलेबल फॉर टर्मरिक। सर अभी जैसे मैंने बताया कि अभी ऑप्शन इन गुड्स हमारे पास 7 कमोडिटीज में है और टर्मरिक उसमें नहीं है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम आपके फीडबैक को कंसीडर करते हुए आगे लेके जाएंगे और ज़रूर इन फ्यूचर हम टर्मरिक में भी ऑप्शंस लाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी के और कुछ सवाल हो तो प्लीज़ आप अपने Q&A ऑप्शन में जाके पूछ सकते हैं। मैं 30 सेकेंड और वेट करता हूँ। तो हमारे पास कोई नए क्वेश्चंस नहीं है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस सेशन को ज्वाइन किया। मैं आशा करता हूँ कि हमने आपके समय का सही उपयोग किया है और आपको यहाँ से कुछ सीखने मिला है। आप बने रहिए NCDEX के वेबिनार्स के साथ जानने के लिए, इन डेप्थ अवेयरनेस के लिए, एग्री कमोडिटीज मार्केट और कमोडिटीज मार्केट के बारे में जानने के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी संध्या शुभ हो। हैव अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। थैंक यू।